हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीकॉम की थर्ड सेमेस्टर की बुक कॉस्ट अकाउंटिंग की यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ मटेरियल कंट्रोल की। जो मटेरियल कंट्रोल है वो क्या होता है, लाइक आप अपने ओवरहेड्स यूज़ कर रहे हो, उनकी क्या क्वालिटी होने वाली है, क्या क्वांटिटी होने वाली है उनकी, और कौन कौन सी टेक्निक्स होती है कि आप अपना मटेरियल को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ मटेरियल कंट्रोल की मटेरियल कंट्रोल बेसिकली होता क्या है। So, material control refers to systematic process of ensuring the right quality and quantity of materials are available at the right time at right price at the right place। कि देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी सिस्टम में एक मटेरियल कंट्रोल एक ऐसी प्रोसेस है जो कि डिज़ायर करते हैं कि आपके पास अच्छी क्वालिटी हो, अच्छी क्वांटिटी हो, और सही टाइम पे हो, सही पैसों में हो, और सही जगह पे हो, मतलब एज स्मूथ एज परफेक्ट। ठीक है। एंड देन इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, परचेजिंग, स्टोरिंग यूजिंग मटेरियल्स इन अ सच वे दैट प्रोडक्शन। अब देखो ऑटोमेटिक तो सब चीज़ें बैठेंगी नहीं, कॉन्फिडेंस तो होगा नहीं हर बारी। तो यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग रखती है, परचेजिंग रखती है, स्टोरिंग रखती है, मटेरियल को अच्छे से उस तरीके से यूज़ करना जिससे कि सब कुछ स्मूथली चल पाए, जो कॉस्ट आए वो भी थोड़ी कम आए, और जो वेस्टेज है वो भी थोड़ी कम हो हमारी। देन डायमेंशंस ऑफ मटेरियल कंट्रोल की कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं मटेरियल कंट्रोल के। सो देयर आर टू डायमेंशंस। फर्स्ट इज quantity as unit control, and second is rupee and financial control. So according to quantity control and unit control, concern with the physical control of materials कि आपको physically कितनी quantity चाहिए उनकी, इन शॉर्ट देयर इज अ नाइदर ज़्यादा शॉर्टेज और ना ज़्यादा सरप्लस। देखो अगर आप दोनों में ना है तो लगता है नीदर शॉर्टेज नोर सरप्लस। ठीक है। उसके बाद इन्वॉल्व फिक्सिंग रीऑर्डर सेल्स की, रीऑर्डर सेल्स है तो वो फिक्स होंगे, मिनिमम लेवल्स, मैक्सिमम लेवल्स एंड प्रॉपर स्टोरेज, मतलब सब कुछ परफेक्ट हो, आपकी कोई क्वांटिटी में कोई कमी ना आए। देन उसके बाद रुपी एंड फाइनेंशियल कंट्रोल लाइक डील्स विद मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल की। मॉनेटरी एस्पेक्ट्स देख रहे हैं हम कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट भी कम आए, एक्सेस इन्वेंट्री भी ना ज़्यादा लगे, और स्टॉक भी बना रहा है, हमारे पैसे भी ज़्यादा खर्च ना हो। लाइक इन्वॉल्व द बजटरी कंट्रोल की बजट हो रहा है, कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो रही है, कॉस्ट एनालिसिस, मतलब जितने भी हम रुपी से बात करते हैं, मतलब मॉनेटरी टर्म्स से बात करते हैं, उसमें हमारी सारी फाइनेंशियल कंट्रोल होती है। दूसरी में हमारी क्वांटिटी वाली होती है जिसमें हम सब कुछ यूनिट्स पे फोकस करते हैं। सो नेक्स्ट इज एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। ये मटेरियल कंट्रोल के क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। सो फर्स्ट इज अकाउंटिंग एस्पेक्ट। So, recording of material transactions such as purchase, issue, return, balance, valuation of stock, stock का valuation करना, material को अच्छे से consume करना, then preparation of material related statements and reports। देखो accounting reports की हम बात करें तो कैसे इसको रिकॉर्ड करना है, ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, परचेज, इशू, रिटर्न, बैलेंसेस कब हो रही है, देन स्टॉक एंड मटेरियल कंज्यूम कैसे कैसे हो रहा है, देन प्रिपेयर करना, प्रॉपर रेट स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स तैयार करना। एंड सेकेंड वन दैट इज ऑपरेशनल एस्पेक्ट, जिसमें हम क्या बात करते हैं, प्रैक्टिकल हैंडलिंग की। अभी तो हम सिर्फ रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, सिर्फ बुक्स की बात कर रहे हैं, बट ऑपरेशनल में हम उनको फिजिकली ला रहे हैं, वो सब चीज़ें लाइक प्रैक्टिकली ला रहे हैं। हैंडलिंग द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, इंश्योरिंग स्मूथ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन, लाइक जिसमें वेस्टेज ना हो रही हो, स्पॉइलेज ना हो रही हो, देन मिस एप्रोप्रिएशन ना हो रहा हो। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल की, मटेरियल कंट्रोल के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, लाइक नीड्स फॉर मटेरियल कंट्रोल। फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल की, इससे हमारा जो मटेरियल होता है प्रोडक्शन के लिए हमें मिल जाता है जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है। नो एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट, हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रीजनेबल प्राइस, जो हमें मोस्ट इकोनॉमिकल रेट में हमें प्रोडक्ट अपना मिल जाता है। सेकंड वन, थर्ड वन दैट इज मिनिमम वेस्टेज, हमारी वेस्टेज थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि देखो सब कुछ एज अकॉर्डिंग प्लान चल रहा है, तो वेस्टेज तो हो ही नहीं सकते। देन नो रिस्क ऑफ स्पॉइलेज एंड ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस का कोई रिस्क नहीं रहता। नेक्स्ट इज रेडी इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर हमें इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहती है जिस चीज़ की हमें चाहिए होती है। देन रेडी नो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मटीरियल, पर कोई थ्रेफ्ट, फ्रॉड, मिस यूज स्टॉक का नहीं होता है। देन राइट पेमेंट टू सप्लायर्स, इंश्योर सप्लायर आर पेड करेक्टली, और देखो उनके पास सब कुछ रिकॉर्ड्स होंगे तो वो सप्लायर्स को एकदम करेक्टली ही पे करेंगे। देन नेक्स्ट दैट इज़ असेंशियल्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल की, जो मटेरियल कंट्रोल है उसके क्या क्या असेंशियल्स हैं। ठीक है। तो देयर शुड बी प्रॉपर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व इन परचेजिंग। देखो मटेरियल कंट्रोल कैसे हो सकता है, क्या क्या एसेंशियल्स होना चाहिए। देखो पहला प्रॉपर कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए दोनों डिपार्टमेंट में, सब लोगों में, जैसे सेल्स, प्रोडक्शन, अकाउंटिंग, सब कुछ एकदम ईजिली चले। सेकेंड वन, परचेज ऑफ मटेरियल शुड बी सेंट्रलाइज, देखो सेंट्रलाइज होना चाहिए
वन परचेजिंग डिपार्टमेंट शुड बी अथोराइज टू मेक ऑल परचेजेस। अब देखो सबके पास ना एक डिग्निटी होती है, लाइक एक पावर होती है, एक अथॉरिटी होती है कि आपको कैसे परचेज करना है, कैसे परचेज नहीं करना। सबके पास अथॉरिटी होनी चाहिए और सब कुछ सेंट्रलाइज होना चाहिए, कोई अपना सेल्फ बेनिफिट ना देख रहा हो। देयर शुड बी प्रॉपर शेड्यूलिंग ऑफ मटीरियल्स, मटीरियल शेड्यूलिंग होनी चाहिए, अ गुड मेथड यूज़ होना चाहिए क्लासिफिकेशन कोडिफिकेशन के लिए, प्रॉपर एक इंस्पेक्शन मटीरियल यूज़ होना चाहिए वहाँ पे। दैन स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ रिक्वेस्ट ऑर्डर ट्रांसफर ऑफ मटीरियल के प्रॉपर फॉर्म्स जाने चाहिए अगर आपको कुछ ऑर्डर वगैरह करवाना है ना। देन शॉर्टेज ऑफ मटीरियल शुड बी वेल प्लान की, जो मतलब जो शॉर्टेज आ रही है तो वन प्लान होनी चाहिए, थ्रेफ्ट क्लीननेस ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक गुड मेथड होना चाहिए सब कुछ चेक करने का। देन परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मटीरियल यूज़ होना चाहिए, लाइक अगर अभी ख़त्म हो रहा है तो ये नहीं ख़त्म हो गया तो कॉल करके बुला रहे नहीं, एक पहले से प्री प्लान होना चाहिए, ऑर्डर स्टॉक में होना चाहिए। then system of interlock check should be क्रिस क्रॉस चेक होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम एंड रीऑर्डरिंग ईच लेवल होनी चाहिए हर किसी डिपार्टमेंट में। देन प्रॉपर रिकॉर्ड्स वगैरह बनाने चाहिए। देन नेक्स्ट दैट इज टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल की। देखो मटेरियल कंट्रोल की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, तो बेसिकली दे आर 11 टेक्निक्स, यस 11 टेक्निक्स। फर्स्ट इज लेवल सेटिंग। लेवल सेटिंग में हमारी कुछ सब पार्ट्स में डिवाइडेड, लाइक रीऑर्डर, डेंजर, मिनिमम एंड एवरेज एंड मैक्सिमम। सेकेंड आ जाती है हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसमें हम पढ़ेंगे कि अजम्पशंस क्या होती है, ईओक्यू क्या है, रीऑर्डर लेवल वर्सेस क्वांटिटी क्या है, स्पेसिफिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिप्लेसमेंट क्या है। देन उसके बाद रिप्लेसमेंट सिस्टम क्या है, ऑप्शनल एंड मॉडिफिकेशन रिप्लेसमेंट सिस्टम क्या है। थर्ड है हमारी जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, उसमें से हम उसके सिर्फ बेनिफिट्स पढ़ने वाले हैं। फोर्थ है हमारी ABC एनालिसिस, जिसमें हम उसके पॉजिटिव और साइलेंट फीचर्स पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है हमारी VED एनालिसिस। देन सिक्स हमारी परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, इसमें हम अवॉइडेबल कॉसेस पढ़ेंगे, अनअवॉइडेबल कॉसेस पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे डिस्पेंसीज की। सेवेंथ है हमारी डबल बीन सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे इनपुट आउटपुट रेशियो, उसमें फॉर्मूला आएगा। देन नाइन्थ वन हमारी मटेरियल और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। टेंथ वन हमारा FNSP एनालिसिस एंड 11th वन हमारा फाइनली मटेरियल कॉस्ट रिपोर्ट, जिसे हम फॉर इन्वेंट्री बोलते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारी दैट इज़ लेवल सेटिंग की। लेवल सेटिंग क्या होती है? सो इन ऑर्डर टू हैव प्रॉपर कंट्रोल ऑन मटीरियल्स द फॉलोइंग लेवल्स आर सेट। देखो प्रॉपर लेवल्स हमारी सेट करी गई है, हमारी रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। सो रीऑर्डर लेवल, इसमें क्या होता है, इट इज़ द पॉइंट एट विच इफ स्टॉक ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल इन स्टोर अप्रोचेस द स्टोर कीपर शुड इनिशिएट द परचेज रिक्वेजिशन। देखो अगर कोई मटेरियल जब ख़त्म होने वाला है तो पहले ही आगे जाके बता देगा कि हाँ हाँ आपका सामान ख़त्म हो रहा है, आप उसको मंगा लो। तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऑर्डरिंग लेवल को, जितना उनका मिनिमम लेवल होती है प्लस उसका जो कंजप्शन होता है प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग वो ऐड ऑन करते हैं, तो हमारी ऑर्डरिंग लेवल निकल आती है। देन उसके बाद रीऑर्डरिंग लेवल, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, कि आपका क्या रीऑर्डर पीरियड है और आपका क्या मैक्सिमम कंजप्शन है। अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका रीऑर्डर लेवल आ जाता है। देखो जो मटेरियल कंट्रोल है इसमें से आपकी थ्योरी नहीं आएगी, सिर्फ आपका प्रैक्टिकल आएगा। हम बस जो थोड़ी बहुत थ्योरी लिखी है वो सही कवर करेंगे और उतनी ही थ्योरी में हमारे सिर्फ फॉर्मूले ही आ जाते हैं। देन उसके बाद हमारे पास मटेरियल परचेज सेंट्रलाइज फॉर डिसेंट्रलाइज मटेरियल परचेज रिसीविंग कितना हो रहा है। देन मटेरियल स्टोरिंग, ये ज़्यादा खास है नहीं, बस इसको एक बार रीड कर लो। देन नेक्स्ट दैट इज़ मैक्सिमम लेवल, कि इसमें सब कुछ रिप्रेजेंट होता है कि क्या एकदम प्रॉपर हाईएस्ट क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, कि ब्लॉक कर देती है कैपिटल को, गोल्डन स्पेस बहुत ज़्यादा खाता है, क्वालिटी में रिडक्शन हो जाता है। देन इस तरह तो कुछ नहीं है। डेंजर लेवल, इसका फॉर्मूला आता है हमारा एवरेज कंजप्शन कितना है प्लस आपका मैक्सिमम रीऑर्डर परचेज कितना है। देन फोटो क्लियर नहीं आ रही, ये पढ़ते हैं। सेकेंड वन दैट इज़ economic order quantity. So the total cost of material यूजुअली कंसिस्ट ऑफ, देखो टोटल मटेरियल की कॉस्ट कितनी होती है, टोटल एक्विजिशन ऑफ कॉस्ट आता है, टोटल आपकी जितनी भी ऑर्डरिंग कॉस्ट है प्लस आपकी टोटलिंग कैरिंग कॉस्ट कितनी। देखो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, आपकी एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, टोटल कैरिंग कॉस्ट कितनी है। सो टोटल
टोटल एक्विजिशन कॉस्ट क्या होती है? सो बाइंग इज़ यूजुअली अनइफेक्टेड रहता है, अनरिस्पेक्टिव रहता है क्वांटिटी जितनी भी आप मंगा रहे हो। और कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? इट इज़ द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मटीरियल्स द स्टोर इंक्लूड्स। इसमें कैरिंग कॉस्ट होती है कि जितनी भी कॉस्ट आपके मटेरियल ने होल्ड करी हुई है, जैसे कॉस्ट ऑफ स्टोर स्पेस कितनी होती है, कॉस्ट ऑफ बीन्स एंड रैक्स जो स्टोरेज के लिए दी जाते हैं, कॉस्ट ऑफ मटीरियल टूवर्ड डिओट्रेशन, देन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल, कॉस्ट ऑफ स्पॉयलेज, देन इंश्योरेंस कॉस्ट, क्लरिकल कॉस्ट, ये सारी कॉस्टेज आ जाती है। देन ऑर्डरिंग कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर्स फॉर परचेजिंग। ऑर्डरिंग कॉस्ट जब भी आप ऑर्डर करने के लिए जो कॉस्ट लगा रहे हो, जैसे कॉस्ट ऑफ स्टाफ पोस्टेज जितना है वो सारी कॉस्ट इसमें आ जाती है। देन इसका फॉर्मूला होता है क्यू अंडर रूट टू सी ओ, जिसमें हमारा क्यू आता है क्वान्टिटी टू बी कंज्यूम, वो क्वान्टिटी टू बी ऑर्डर्ड, हमारा सी से आ जाता है कंजप्शन मटेरियल कंसर्न, देन ओ से आ जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑर्डर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ रिसीविंग द गुड्स, एंड नीचे हमारा आ जाता है इंटरेस्ट पेबल अकॉर्डिंग टू वेरिएबल कॉस्ट, कि कितना आपने इंटरेस्ट पे करा है। देन उसके बाद आ जाती है अजम्पशंस, क्या होती है? डायनेमिक कंडीशंस होती हैं सप्लाई की, जो प्राइस होता है एकदम स्टेबल रहता है, और जो क्वांटिटी होती है वो इस सर्टेन, जो क्वांटिटी होती है सर्टेनली यूज़ करी जाती है। देन डिफरेंस बिटवीन इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन, अगर हमारा ई ओ क्यू एब्सेंट है तो हमारा रीऑर्डर इकोनॉमी वहाँ पे फुलफिल कर देती है कंडीशन को। देन नेक्स्ट वन दैट इज साइंटिफिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट फॉर रिप्लेसमेंट। सो ये है हमारा ई ओ क्यू का ही पार्ट है। सो यहाँ पे फॉलोइंग आर 3 इन्वेंट्री मॉडल्स दैट आर मोस्टली यूज फॉर रिप्लेसिंग आइटम की, रिप्लेसिंग द आइटम्स स्टोर्स की रिप्लेसिंग करने के लिए हमारे 3 मेथड्स है: फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम, रिप्लेसमेंट सिस्टम एंड ऑप्शनल और मॉडिफाइड सिस्टम। सो ईच ऑफ सिस्टम टेक अकाउंट द कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ईच सिस्टम हमारी कैरिंग कॉस्ट इन्वेंट्री लगती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट लगती है इन्वेंट्री की, और स्टॉक आउट लगता है। सो फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम, इन दिस सिस्टम मटेरियल रीऑर्डर क्वांटिटी इज फिक्स। हमारे इसमें जो मटेरियल रीऑर्डर क्वांटिटी होती है वो एकदम फिक्स्ड होते हैं, मतलब पहले से आपको प्री प्लान होता है कि आपका एंड ऑफ द प्रोडक्ट चल रहा है तो आपको रीऑर्डर कितना करना है। देन उसके बाद replacement system, in the system order quantity is not fixed but goes changing and the every time order, कि देखो यहाँ पे आप एकदम पहले से फिक्स नहीं होता है, यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस ऑर्डर करनी पड़े। देन ऑप्शनल एंड मॉडिफाइड रिप्लेसमेंट सिस्टम, द सिस्टम इज मॉडिफिकेशन ऑफ रिप्लेसमेंट सिस्टम, इन द सिस्टम लाइक रिप्लेसमेंट सिस्टम ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज वेरिएबल बट अ लोअर लिमिट इज प्लेस इन साइज। ऑर्डरिंग क्वांटिटी से आपकी लोअर लिमिट सेट होती है और ये भी एज पर द सिचुएशंस काउंट होता है। लाइक फिर थर्ड वन दैट इज जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम। So, this is the latest trending inventory system. The principal investigates there is a should not be the intermediate stages like storekeeping. Material purchased from supplier should directly go to the assembly line। के देखो यहाँ पे मीडिएटर का कोई काम नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली आपको जो सामान मंगवाना है वो सीधा आप असेंबली लाइन से मंगवाओ, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, ठीक है। देन उसके बाद देयर शुड बी नो नीड ऑफ स्टोरिंग, कोई स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, ये टेक्निक नहीं है। देन कीपिंग इन व्यू इन्वेंट्री द स्टोर्स इन गोडाउंस, मैन्युफैक्चर मशीन्स आर आस्किंग फॉर मोर फ्रीक्वेंट डिलीवरीज इन परचेजेस, की जो भी है आप उसको ऑन द स्पॉट मंगा लो, आपको इतना मटेरियल स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इन परचेजिंग रिकॉग्नाइज सो मच कैरिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद होल्डिंग हाई। देन उसके बाद अजम्पशंस क्या क्या है इसकी, द क्वांटिटी ऑफ द आइटम्स कंज्यूम ड्यूरिंग पर्टिकुलर इज नॉन एज क्वांटिटी टू बी कंज्यूम इन सर्टन, जो भी आपकी क्वांटिटी यूज़ हो रही है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको बोलेंगे क्वांटिटी टू बी कंज्यूम इन सर्टेन। प्राइस ऑफ मटेरियल और गुड्स परचेज फ्रॉम रिमेन स्टेबल विच कीप ए कैरिंग, कि अपनी जो भी मटेरियल आप परचेज करने वाले हो उसकी कॉस्ट जो होने वाली है तो कांस्टेंट होने वाली है। There are dynamic conditions of the supply which enables firm to place many orders as it needs। इसके जो सप्लाई, there are dynamic conditions की जो सप्लाई है उसकी थोड़ी dynamic conditions है। then उसके बाद next one, ये थोड़ा रिटर्न में भी है। so meaning just in time and inventory management system where material are purchased only when needed for production and not keep store for long, कि देखो जैसे कि हम उसको जब भी हमें ज़रूरत होती है हम तभी मंगा देते हैं, उसको लॉन्ग में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। द गोल इज़ ज़ीरो इन्वेंट्री, इसका
मतलब मेन गोल होता है इन्वेंट्री को ज़ीरो रखना, अवॉइडिंग अननेसेसरी स्टोरेज को नहीं रखना, और जो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना ज़्यादा। देन अजम्पशंस ऑफ ईओक्यू मॉडल, डिमांड इज नॉन एज कॉन्सेंट, जो डिमांड होगी वो थोड़ी कॉन्स्टेंट होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी वो फिक्स्ड होगी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट भी फिक्स होगी, प्राइस पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट, और जो प्राइस पर यूनिट होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, कोई डिस्काउंट नहीं होगा। लीड टाइम मतलब बिटवीन दी ऑर्डर एंड डिलीवरी इज फिक्स्ड, जो लीड टाइम होगा लाइक ऑर्डर में और डिलीवरी के बीच में वो भी फिक्स होने वाला होगा। देन मटेरियल्स आर रिसीव इंस्टेंटली एंड कम्प्लीटली व्हेन ऑर्डर, जो मटेरियल रिसीव होंगे वो भी कंप्लीट करे जाएंगे। नो स्टॉक और आउट ऑफ स्टॉक इज रिवेज, कि कोई नो स्टॉक या फिर और शॉर्टेज आ रही है स्टॉक में वो अवेलेबल ही नहीं है। देन एडवांटेजेस ऑफ just in time purchasing, inventory is reduced since stock is purchased only when required, funds are not blocked in excess inventory, ज़्यादा इन्वेंट्री को बनाने के चक्कर में आपके फंड ज़्यादा वेस्ट नहीं होंगे। देन कैरिंग कॉस्ट रिड्यूस्ड, इसमें जो कैरिंग कॉस्ट होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। लीड्स लेस नीड फॉर, यहाँ इसमें स्टोरेज इंश्योरेंस हैंडलिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। देन रिडक्शन इन नंबर ऑफ सप्लायर्स की वो भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपको सामान कंट्रोल ही नहीं, मतलब रखना ही नहीं अपने पास, तो क्या ही ज़रूरत होगी फिर उनकी। द नेक्स्ट दैट इज़ रिडक्शन इन सप्लायर्स एंड लेस वेस्टेज एंड ऑब्सोलेंस, जो मटेरियल होगा वो भी रिस्क में नहीं जाएगा। बेटर क्वालिटी कंट्रोल भी हो जाएगा। एफिशिएंट रिडक्शन प्रोडक्शन फ्लो, देन मटेरियल अराइव्स एक्जैक्टली व्हेन नीडेड, मटेरियल तभी आएगा जब उसकी ज़रूरत होगी, तो हमारा ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ वन, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज थ्रू ABC एनालिसिस। ठीक है, सो ABC एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिव कंट्रोल। जी हमारी ABC एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जो हमारी प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिव कंट्रोल पे बेस्ड है। मटेरियल आर डिवाइडेड टू थ्री कैटेगरीज, जो मटेरियल होंगे वो थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए जाएंगे, ए बी एंड सी। ए में वो थोड़ी हाई वैल्यू आइटम्स बट इन स्मॉल क्वांटिटी, इसमें हाई वैल्यू आइटम होगी जिनकी क्वांटिटी थोड़ी स्लो होगी, इसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा। देन बी वाली जो मॉडरेट वैल्यू की क्वांटिटी होगी, इसमें मॉडरेट ही क्वांटिटी रखी जाएगी, इसमें हमारा नॉर्मल कंट्रोल चलेगा। मीनवाइल जो सी आइटम्स होंगी जो थोड़ी लो वैल्यू की होंगी और इसमें और लार्ज क्वांटिटी में होगी और जिनका सिंपल कंट्रोल होगा। देन एडवांटेजेस क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन ए आइटम्स, यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है ए आइटम्स पे, जिसमें मिसयूज़ नहीं होता और ओवर स्टॉकिंग नहीं होती। रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट, हमारी इन्वेस्टमेंट की रिडक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि हम जितना सामान हमें चाहिए हम उतना ही मंगा रहे हैं, हम एक्स्ट्रा मंगा ही नहीं रहे हैं, तो हमारी इन्वेस्टमेंट में थोड़ी कम होगी। फंड्स आर नॉट नेसेसरीली ब्लॉक्ड इन लो वैल्यू आइटम्स, की लो वैल्यू आइटम्स हमारे फंड्स वेस्ट नहीं होंगे। देन स्टोरेज कॉस्ट रिडक्शन, एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्टोरेज स्पेस, हमारा स्टोरेज स्पेस का अच्छे से यूज़ हो जाएगा। देन एफिशिएंट यूज़ ऑफ मैनेजमेंट के एफर्ट्स अच्छे से यूज़ हो जाएंगे। देन fifth one, that is VED analysis, with analysis. So VED stands for vital, essential and desirable. It mainly used in maintaining stores like spare parts, या spare parts के लिए यूज़ होते हैं। मटीरियल और classified as vital से 20 में, जो कि सारा टाइम हमें ज़रूरी चाहिए होता है, अदरवाइज प्रोडक्शन स्टॉप में। देन ई फॉर एसेंशियल्स नीडेड बट नॉट अवेलेबल मैनी बिकॉज टू टेम्प्रेरी प्रोडक्शन इश्यूज़, की हमें ज़रूरत तो होती है पर टेम्प्रेरी प्रोडक्शन इश्यूज़ की वजह से अवेलेबल नहीं मिल पाते हैं। देन डिज़ायरेबल आइटम दैट डू नॉट सीरियसली इफेक्टेड प्रोडक्शन इफ़ नॉट अवेलेबल, कि देखो वी में तो बहुत ज़्यादा वाइटल वाली होगी, मतलब इनके बिना तो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। देन एसेंशियल, इनके बिना काम चल जाएगा, टेम्प्रेरी होंगे बट टेम्प्रेरी थोड़ा चल जाएगा। देन डिज़ायरेबल आइटम, मतलब इनके फ़र्क भी नहीं पड़ता, हो ना हो हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। देन यूज़फुलनेस, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रॉपर स्टॉक, हमारे स्पेयर पार्ट्स के लिए प्रॉपर स्टॉक के लिए ज़रूरी होंगे। देन अवॉइड्स प्रोडक्शन स्टॉपेज एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल मटीरियल्स, कि अगर हमें कोई क्रिटिकल मटीरियल है उसकी अवेलेबिलिटी भी हम फोकस कर सकते हैं कि वो हमें मिल रहा है कि वो हमें नहीं मिल रहा है। देन अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ ABC एनालिसिस, की कौन कौन से फीचर्स हैं। कि ए वाले में ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है, इसमें मॉडरेट होता है, इसमें थोड़ा कम कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट ऑर्डरिंग होती है, इनका सिर्फ एक वंस इन 3 मंथ, 3 मंथ में एक बार चाहिए, और ये 6 महीने में एक बार चाहिए होता है। लीड टाइम, यहाँ पे मैक्सिमम इफर्ट लगता है, मॉडरेट इफेक्ट लगता है, थोड़ी मिनिमम कंट्रोल इफेक्ट लगता है। देन लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे अच्छे से एफर्ट्स लगते हैं, यहाँ क्या भी सुपरवाइजर मिडल मैनेजमेंट और जो स्टाफ भी मिनिमाइज कर सकता है। देन पीरियड ऑफ रिसीव, यहाँ 15 days विदाउट वेस्ट, एंड रिसीव आफ्टर 3 months, यहाँ पे 3 मंथ, और यहाँ पे 6 महीने 5 महीने। देन सोर्सेज ऑफ सप्लाईज,
पॉसिबल होने जहाँ से, देन 3 और मोर रिलायबल सोर्सेज, इसके 3 रिलायबल सोर्सेज होते हैं हर एक आइटम के, देन फॉलोअप, मैक्सिमम फॉलोअप, प्रोडिक्ट फॉलोअप, और आप अनएक्सपेक्टेडली कभी भी कर सकते हो, देन वेरी लो सेफली स्टॉक्स, लो सेफ्टी एंड हाईली सेफ्टी स्टॉक्स। देन उसके बाद ये तो शो नहीं हो रहा, आपके बुक में हो रहा होगा, आप उधर से देख लेना, बाकी मेनली तो यही होते हैं। द नेक्स्ट वन दैट इज़ परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, और ये हमारा 6th वन है। So perpetual inventory system means continuous recording and checking of stock, up to date balance of each material is also always available। कि यहाँ पे हम प्रॉपर ऐसे चेक करते हैं कि कुछ चीज़ हम एकदम सटीक निशाना रखते हैं कि कुछ चीज़ कम या ज़्यादा ना हो जाए। सो इट इन्वॉल्व्स बिन कार्ड्स, यहाँ पे हमारे बिन कार्ड, स्टोर लेजर और कॉन्टिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन भी इंक्लूड होता है। अवॉइडेबल केसेस ऑफ डिफरेंट इन स्टॉक, केयरलेस हैंडलिंग ऑफ मटीरियल, अवॉइडेबल केसेस ऑफ डिफरेंट स्टॉक, केयरलेस हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स, क्लिनिकली मिस्टेक्स इन एंट्रीज, सेल्फ प्रिविलेज में, ये सब चीज़ें जो अवॉइडेबल केसेस ऑफ डिफरेंट स्टॉक में आ जाती है। और अनअवॉइडेबल केसेस में क्या आ जाता है, जैसे कि नेचुरल लॉस हो गया, एवेपोरेशन, श्रिंकेज, ब्रेकेज हो गया, एंड एक्सट्रीमेशन ऑफ वेल्थ एंड साइज, की मतलब मेजरमेंट में साइज डिफरेंट आ रहा है, तो अनअवॉइडेबल है, इनको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं। और अवॉइडेबल किस चीज़ को कर सकते हैं, हम बचा के रख सकते हैं, हम इंटरनल कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं जिससे कि कोई नुकसान ना हो। देन उसके बाद नेक्स्ट वन दैट इज अनअवॉइडेबल। अवॉइडेबल कौन से हमारे, लाइक स्टोर, चेन स्टॉक, फिर उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ परपीचुअल सक्सेशन, बिन कार्ड्स जिसमें क्वांटिटिव चीज़ें आती हैं, स्टोर लेजर जिसमें हमारी क्वालिटेटिव चीज़ें आती है, क्वांटिटी और फिजिकल परपीचुअल आ जाता है। इसके एडवांटेजेस में आ जाता है कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छे से मैनेज हो जाता है, ऑब्वियसली नेसेसिटी के साथ बनता है, और कॉन्टिन्यूस स्टॉकिंग करी जा सकती है जो सिस्टम में इंटर चेक करता रहता है, इन्वेस्टमेंट बनी रहती है। देन उसके बाद नेक्स्ट वन दैट इज़ डबल बिन सिस्टम। कि डबल बिन सिस्टम क्या है, डबल बिन सिस्टम में हम सारी चीज़ें हम रीचेक करते रहते हैं। देन उसके बाद स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में काम होते रहते हैं जहाँ पे हम रेगुलरली चेक करते रहते हैं सब चीज़ें। देन इनपुट आउटपुट रेशो का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इनपुट यूनिट्स ऑफ इनपुट ऊपर, यूनिट ऑफ आउटपुट नीचे, इंटू 100। ये आपका प्रैक्टिकल में जाएगा, और ये यहाँ पे लिखा है 5 मार्क का, ये आई थिंक सो ये वाला न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट होगा। देन उसके बाद हमारा मटेरियल और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, जिसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड ऊपर है, कॉस्ट ऑफ एवरेज नीचे है, देन फॉर्मूला लगा के सॉल्व हो जाएगा। देन उसके बाद 10th वन दैट इज FNST एनालिसिस, मीनिंग FNST स्टैंड फॉर फास्ट मूविंग, नॉर्मल मूविंग, स्लो मूविंग, डीप स्टॉक। So it is a technique of material control used to classify inventory based on the consumption pattern and movement, कि उनको किस तरह से कंज्यूम किया जा रहा है, लाइक फास्ट मूविंग है, नॉर्मल है, या स्लो मूविंग है। सो कैटेगरीज, फास्ट मूविंग मटेरियल कंज्यूम वेरी फ्रिक्वेंटली, जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं और ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में यूज़ होता है, रिक्वायर स्ट्रिक्ट कंट्रोल, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल रिक्वायर होता है, एंड रेगुलरली रिप्लेसमेंट भी यूज़ होती है। देन सेकेंड वन दैट इज नॉर्मल मूविंग एंड मटेरियल कंज्यूम एट अ स्टेडी एंड नॉर्मल रेट, जहाँ पे नॉर्मल रेट पे कंज्यूम होते हैं, देन हमें मॉडरेट कंट्रोल यूज़ होता है। देन स्लो मूविंग एस, सो मटेरियल कंज्यूम ओकेजनली इन स्मॉल क्वांटिटीज, जो मटेरियल होता है वो ओकेजनली यूज़ होता है थोड़ी स्मॉल क्वांटिटीज में। देन डेट स्टॉक मटेरियल हैव नो मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, सो ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ नहीं होता और ऑब्सोलेट होता रहता है, आउटडेटेड होता रहता है, डैमेज होता रहता है। देन यूज़फुलनेस ऑफ FNST, सो हेल्प्स इन आइडेंटिफाई डेड स्टॉक, इससे हमें डेड स्टॉक निकालने में हेल्प मिल जाती है, और करेक्टिव मेजर्स भी लिए जा सकते हैं। अवॉइड अननेसेसरी कैपिटल ब्लॉकेज, हमारी अननेसेसरी ब्लॉकेज कैपिटल भी अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके बाद इंश्योर स्ट्रिक्ट कंट्रोल, हमें अपना स्ट्रिक्ट कंट्रोल आता है और हमारी इफिशियंसी भी अच्छे से यूज़ होती है। देन उसके बाद मटीरियल इन्वेंटरी एंड कॉस्ट रिपोर्ट्स, सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल रिपोर्ट्स हेल्प टू मैनेजमेंट एक्सरसाइज इफेक्टिवली, इसका मेन मोटिव होता है कि आप अच्छे से यूज़ करो अपने मटेरियल को, कंट्रोल को अच्छे से करो। देन परचेज कंट्रोल, स्टोर कैसे करना है, देन प्रॉपर रिपोर्ट्स कैसे बनाना है, टाइम ऑफ रिपोर्ट, मटेरियल वेस्टेज कितनी हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वीकली कहाँ भेजी जाती है, वर्क मैनेजर को कंटेंट क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज़ हो रही है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, इस पर्पज़ ऑफ रिपोर्ट क्या होता है। इस तरह से बस इन्होंने थोड़ा थोड़ा पर्पज़ बताया हुआ है। परचेजिंग रिपोर्ट बनती जाती है परचेज कमेटी को, देन मटेरियल प्राइस
वेरेंसीज रिपोर्ट मंथली बनती है, परचेज कम्युनिटी को जाती है, इन्वेंट्री रिपोर्ट स्पेशल बन जाती है, जो टॉप मैनेजमेंट को जाती है, फिजिकल वेरिफिकेशन की स्पेशल होती है जो स्टोर कीपर को जाती है, मटेरियल स्टोरेज के लिए स्पेशल होती है जो टॉप मैनेजमेंट को जाती है. सो यार दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 4, दैट इज मटेरियल कंट्रोल. सी यू नेक्स्ट वीडियो. द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर. इसकी पीडीएफ आपको चैनल पे शेयर हो जाएगी.